बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। अच्छा, कल के सेशन के अंदर हमने ये वेबसाइट हमने स्टार्ट करी थी जिसके अंदर हम काफ़ू की वेबसाइट को हम बना रहे थे। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हम इसी को कंटिन्यू हम करेंगे और हम इसको आगे मज़ीद देखेंगे कि आगे किस तरीके से हम इसको आगे मज़ीद हमें बनाना चाहिए। ठीक है, ओके। तो कल के सेशन के अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हेडर हमने स्टार्ट किया था और हेडर के अंदर हमने कुछ HTML हमने लिखी थी और इसके अलावा हमने CSS लिखी थी। मैं CSS को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये CSS हम लिख रहे थे जिसके अंदर हमने हेडर की कुछ CSS लिखी थी और इसके अलावा हमने HTML का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने रेडी किया था। ठीक है, आज के सेशन के अंदर हम इसको आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर कल यहाँ पर मैंने ये JC स्पेस बिटवीन ये अप्लाई नहीं किया था। लास्ट सेशन के अंदर मैंने ये अप्लाई नहीं किया था, तो हमारा ये हेडर जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पर आ रहा था, जो हमारा हेडर राइट है। अच्छा, JC स्पेस बिटवीन मैं यहाँ पे क्लास में अप्लाई करता हूँ। अगर ये आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक स्टाइल अप्लाई किया हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी आपको बताया था कि स्पेस बिटवीन क्या करता है कि जो आपका फ्लेक्स बॉक्स होता है, सबसे पहले तो ये याद रखें कि जो आपका स्पेस बिटवीन है ये आपकी फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर देता हूँ, फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, तो ये आपकी फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्पेस बिटवीन और ये डिस्प्ले फ्लेक्स। जब आपका फ्लेक्स होता है तभी ये आपका काम करता है, अदरवाइज़ आप इस पर जस्टिफाई कंटेंट वगैरह आप अप्लाई नहीं करते। ओके, अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन ये क्या करता है? स्पेस बिटवीन ये करता है कि बीच में आपका स्पेस जो है वो यहाँ पर ऐड कर देता है। अभी हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपका जस्टिफाई कंटेंट मतलब स्पेस बिटवीन आपका क्रिएट हो गया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास हैमबर्गर मेन्यू आ रहा है और आपके पास डाउनलोड का बटन आ रहा है। ठीक है, हम इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी स्टाइलिंग हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। डाउनलोड बटन सबसे पहले हमने हैमबर्गर मेन्यू हमने यहाँ पर ऐड किया है, जो कि हमारा डाउनलोड बटन के बाद आना चाहिए, लेट्स सपोज। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका हैमबर्गर मेन्यू राइट साइड पे आ रहा है और आपका डाउनलोड का बटन लेफ़्ट साइड पर आ रहा है। ठीक है, डाउनलोड बटन के ऊपर मैं यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल बॉर्डर रेडियस। ठीक है, इसको मैं 100 पिक्सल में दे देता हूँ ताकि आपका ये बॉर्डर रेडियस हमारा ये जो मैक्सिमम है वो हमने यहाँ पर दे दिया ताकि ये चारों साइड से आपका बॉर्डर रेडियस आपका अप्लाई हो जाए। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिक देना चाह रहे हैं तो स्पेसिफिक भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये बॉर्डर रेडियस की एक वैल्यू मैंने डिफाइन करी, तो दैट मीन्स कि वो चारों साइड से आपका सेम बॉर्डर रेडियस वो अप्लाई कर देगा। इसके अलावा मैं यहाँ से पैडिंग में डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, पैडिंग में यहाँ से डिफ़ाइन कर देता हूँ, ये मैंने टॉप एंड बॉटम मैंने 0 कर दिया और लेफ़्ट और राइट के ऊपर मैंने ये पैडिंग डिफ़ाइन करी है। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूँगा अपने पास स्टाइल्स के अंदर, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आएंगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और मज़ीद क्लियरली इसको ये चीज़ नज़र आ जाए। ठीक है, तो ये मेरा डाउनलोड का बटन है जिसके ऊपर मैंने ये स्टाइल्स मैंने अभी अप्लाई किए और इसके अलावा ये मेरे पास डाउनलोड का टेक्स्ट है और फिर इसके अलावा ये मेरे पास इमेजेस हैं, href लिंक है और फिर उसके अंदर ये मेरी इमेजेस हैं। ठीक है, अच्छा, अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपकी इमेजेस जो हैं ये आपकी प्रॉपर्ली सही से नहीं आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि ये आपकी जो ये आपका href जो आपका होता है ये इसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ब्राउज़र इसके ऊपर अप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले इनलाइन की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, लास्ट प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिस्प्ले ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी आपकी पूरी जो इसका पेरेंट कंटेनर है उसके हिसाब से पूरा स्पेस वो आपकी ले लेती है। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इनलाइन की प्रॉपर्टी क्या करती है, इनलाइन की प्रॉपर्टी सिर्फ उतना स्पेस लेती है जितना आप पे कंटेंट का साइज़ है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर इमेज का अगर आप साइज़ देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो href है इसका भी साइज़ आपका उतना ही आ रहा है जितना आपका इमेज का साइज़ है। ठीक है, तो उतना ही साइज़ इसका आ रहा है। अच्छा, अब इमेज के अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इमेज के अंदर यहाँ पर ब्राउज़र भी कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर रहा होता है। इसके ऊपर आपकी कोई भी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यहाँ पे ब्राउज़र ने अप्लाई नहीं करी, तो मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर अप्लाई करके देख लेता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर ग्लोबली मैं एक प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर देता हूँ IMG डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक।
ठीक है। अच्छा, इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशंस के अंदर मैं आपको मजीद डिटेल से मैं आपको बताऊंगा इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये ध्यान में रखेंगे, मैंने ग्लोबली मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई करी है इमेज के ऊपर और AHREF के ऊपर, मतलब जो मेरे दोनों इनलाइन एट्रीब्यूट्स हैं इन दोनों के ऊपर मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई करी है। ओके, मैं चाहूँ तो यहाँ पे इमेज को मैं यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इमेज को मैं डिस्प्ले ब्लॉक अगर मैं करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं हटा देता हूँ इमेज को। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर कोई भी मतलब चेंज एज सच नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाता हूँ। मैंने इसको थोड़ा जूम किया है आपको दिखाने के लिए कि फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इमेज का जो साइज़ आपका आ रहा है वो आपका ये 22x22 आपका इमेज का साइज़ आ रहा है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर आपको साइज़ लिखा हुआ नज़र आएगा इमेज का। और अगर आप AHREF के ऊपर अगर आप नोटिस करें तो AHREF आपका जो है वो आपका जो साइज़ है वो आपका इमेज से मुख्तलिफ दिखा रहा है। तो ये क्यों दिखाता है? क्योंकि आपकी इमेज और आपने इमेज को AHREF के अंदर डाला हुआ है और आपने इसकी कोई डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी आपने अप्लाई नहीं करी हुई। तो इमेज के ऊपर कोई डिफ़ॉल्ट आपकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई हुई हुई, इस वजह से आपकी इमेज जो है वो मिसप्लेस हो रही है और आपको यहाँ पर ब्लू कलर का आपको यहाँ पर डॉट भी नज़र आता है जो आपके AHREF की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो इसको ब्राउज़र की जो डिफ़ॉल्ट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल हमें अप्लाई करने होते हैं ताकि जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं वो हमारा उसी तरीके से काम करे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इमेज के ऊपर मैं माउस ओवर करता हूँ तो इसकी 22 विड्थ और हाइट आ रही है और मैं AHREF के ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो इसकी भी 22 आ रही है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को देखें गौर से, ठीक है। अच्छा, तो अब ये मेरे पास सही तरीके से काम कर रहा है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये मेरा उसी तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी जो पैडिंग है वो पैडिंग आपकी सही नहीं आ रही है, मतलब पैडिंग आपकी मतलब ये आपका मिडिल लाइन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको मिडिल लाइन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास एक प्रॉपर्टी और होती है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम्स सेंटर। अच्छा, अलाइन आइटम सेंटर क्या करता है, मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर देता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट तो मैंने आपको बता दिया कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन जब आप डिफाइन करते हैं तो आपके बीच के स्पेस क्रिएट करके वो आपका लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर वो प्लेस कर देता है। अच्छा, अलाइन आइटम सेंटर क्या करता है कि जो आपने फॉर एग्जांपल आपने ये एक आपका फ्लेक्स है, ये आपका एक फ्लेक्स बॉक्स है और इस फ्लेक्स बॉक्स के अंदर आपकी ये सारे आइटम्स इसके चिल्ड्रन हैं इस बॉक्स के, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो जब आप अलाइन आइटम्स जब आप प्लेस करते हैं, जब आप अलाइन आइटम्स की इसका स्टाइल आप अप्लाई करते हैं पेरेंट के ऊपर, तो उसके अंदर जो जितने चिल्ड्रन हैं वो आपके मिडिल लाइन हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको थोड़ा देर इसका समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है। ये सर फर्ज करेंगे ये आपकी डिव है, ओके, और इसके अंदर आप यहाँ पर एक और डिव आप यहाँ पर बनाते हैं। ये फर्ज करें कि ये आपका लोगो है, ठीक है, और ये फर्ज करें कि ये आपका कोई ना कोई आइकॉन है, ठीक है। तो ये दोनों आपने यहाँ पर बनाए और इन दोनों को आपने रख दिया एक कंटेनर के अंदर फॉर सपोज, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर इन दोनों को बनाया और इन दोनों को आपने रख दिया एक कंटेनर के अंदर। मैं इन दोनों का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली नज़र आए। तो ये आपका पेरेंट कंटेनर है, ठीक है, ये आपका पेरेंट कंटेनर है जो मैंने बनाया है ग्रे वाला। उसके अंदर आपने एक डिव ये बनाई है और ये एक डिव आपने ये बनाई है और ये आपका फ्लेक्स, इसके ऊपर पेरेंट के ऊपर आपने फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई किया है, ठीक है, फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स आपने अप्लाई किया। तो अब ये क्या करता है, डिस्प्ले फ्लेक्स के अप्लाई करने के बाद ये टॉप अलाइन आपकी इन दोनों डिव्स को ये टॉप अलाइन कर देता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वर्टिकली टॉप अलाइंड है आपकी ये दोनों डिव्स। अगर आपको मिडिल अलाइन करना है तो मिडिल अलाइन के लिए हम यहाँ पर एक जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगाई है वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अलाइन आइटम सेंटर की, ठीक है। अच्छा, अलाइन आइटम सेंटर की हमने यहाँ पर एक क्लास अप्लाई करी है, वो हमें किस पे अप्लाई करना है, वो हमें अप्लाई करना है जो हमारा पेरेंट कंटेनर है उसके ऊपर, ठीक है। तो पेरेंट कंटेनर हमारे पास कौन सा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अगर हम अपना स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास हेडर है, हेडर के अंदर हमारे पास दो हैं, एक लोगो है और एक हेडर राइट है, ठीक है। और इसके हेडर के ऊपर मैंने फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई किया है और जेसी स्पेस बिटवीन अप्लाई किया है, ये क्लास मैंने अप्लाई करी है। इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ एक और क्लास अलाइन आइटम सेंटर फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको ये जो काफू है
ये पहले ऊपर नज़र आ रहा था आपको, अब ये आपका मिडिल अलाइन आपको ये नज़र आ रहा है काफो, ठीक है। ये क्यों आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि इन दोनों डिफ्स के अंदर हेडर राइट और लोगो, इन दोनों डिफ्स के का जो पेरेंट है उसके ऊपर मैंने अलाइन आइटम सेंटर मैंने अप्लाई किया, जो कि आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका वर्टिकली मिडिल अलाइन ये आपका कर देता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको ये टॉप अलाइन करने हैं तो इसकी दो प्रॉपर्टीज़ और भी होती हैं। एक इसकी प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स स्टार्ट और एक इसकी प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स एंड। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। जी, रिकॉर्डिंग मैं कर रहा था लेकिन वो दूसरे तरीके से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, सो नथिंग टू वरी। ओके, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट क्या करता है कि जो आपकी टॉप अलाइंड होती है वो आपकी स्टार्ट होती है और जो आपकी बॉटम अलाइन होती है वो आपकी एंड होती है। तो इसके अंदर आप एंड भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके ऊपर आप सेंटर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के आप मल्टीपल क्लासेस आप बना सकते हैं जो कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना देता हूँ स्टार्ट, या फिर मैं यहाँ पे बना देता हूँ एंड, ठीक है। स्टार्ट के ऊपर मैं कर देता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट और एंड के ऊपर मैं कर देता हूँ फ्लेक्स एंड। तो ये मैं अपनी रीयूजेबल क्लासेस बना रहा हूँ, ये जहन में रखिएगा। ये रीयूजेबल क्लासेस का मतलब ये है कि ये क्लासेस अगर मैं ये स्टाइल अगर मैं किसी पे भी अप्लाई करना चाहूँ तो वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे बार बार ये स्टाइल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्टाइल आपके हेडर के ऊपर तो मैंने अप्लाई कर दी है, अब ये बटन के ऊपर भी मुझे अप्लाई करना है फॉर सपोज, तो बटन के ऊपर भी मैं इसको सिंपली मैं यहाँ पे से अप्लाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाकर मैं इसको करता हूँ मैं यहाँ पे इसको करता हूँ फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स मैंने अप्लाई किया, फ्लेक्स बॉक्स के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर मैंने अप्लाई किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा जो मेरा कंटेंट है बटन के अंदर का, ये मेरा कंटेंट सेंटर अलाइन हो गया है, मतलब बिल्कुल मिडिल अलाइन हो गया है वर्टिकली, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर जो फॉन्ट्स मेरे पास आ रहे हैं, फॉन्ट्स में यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल फॉन्ट फैमिली एरियल, ठीक है। तो ये फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पर अप्लाई करी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये फॉन्ट भी मेरा चेंज हो गया। मैं यहाँ पे जो हमारे फॉन्ट कलर्स हैं वो मैं यहीं से मैं पिक कर लेता हूँ कि जो कलर्स हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं वो कलर्स मुझे सब जगह पे मुझे अलग अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो मैं बॉडी पर एक ही जगह में उसका कलर में यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि जितने भी फॉन्ट्स वगैरह हम यहाँ पर राइट डाउन करें वो इसी कलर के अंदर आ रहे हों, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंपल से हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर अपनी स्टाइल्स यहाँ पर कुछ हमने डिफ़ाइन किए और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर अब यहाँ पर हमें कुछ स्पेसेस का हमें मसला आ रहा है। स्पेसेस का मसला क्या आ रहा है कि अगर आप मेन वेबसाइट को देखें तो यहाँ पर आप इसके बीच में कुछ स्पेस आ रहा है, इसके भी बीच में कुछ स्पेस आ रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इसके बीच में स्पेसेस आ रहे हैं और इसके भी बीच में आपका स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो ये स्पेसेस डिफाइन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है मार्जिन की। मार्जिन क्या करता है कि आपका बाहर की तरफ से स्पेस क्रिएट करता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हैमबर्गर जो मैंने डिफ़ाइन किया है, हैमबर्गर के ऊपर मैं स्पेस अप्लाई करूँगा, मार्जिन लेफ्ट फॉर एग्जाम्पल 10 px, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्पेस नज़र आ रहा है। आप जितना मर्जी चाहें आप इसके ऊपर स्पेस डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो आपका डिज़ाइन है आप उसकी बेस के ऊपर आप जो स्पेस आप डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से आपको ये आइकॉन्स के बीच में भी स्पेस डिफ़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पर एक क्या करता हूँ, डाउनलोड बटन के अंदर मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर देता हूँ डाउनलोड बटन, और इसके अंदर जो भी इमेजेस हैं, ठीक है, जो इमेज का टैग है, IMG का जो टैग है, ठीक है, वो टैग मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया और इसके ऊपर मैंने बताया कि इसके ऊपर मुझे अप्लाई करना है मार्जिन फॉर एग्जांपल लेफ़्ट 5 पिक्सल, ओके। तो ये स्पेस मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, मार्जिन लेफ़्ट 5 पिक्सल। डाउनलोड बटन के अंदर जितने भी इमेजेस हैं, जितने भी IMG का टैग है, उसके ऊपर मैंने मार्जिन लेफ़्ट मैंने अप्लाई किया है। आप चाहें तो A पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो IMG पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसकी मैंने थोड़ी सी पैडिंग भी बढ़ा दी, तो हमारा ये हेडर ऑलमोस्ट हमारा रेडी है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक इमेज प्लेस करनी है यहाँ पे। इमेज हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी है,
ये इमेज मैंने कॉपी कर ली थी, तो कल मैंने ये इमेज लास्ट सेशन के अंदर मैंने ये इमेज सेव कर ली थी, तो इसी इमेज को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इमेज को यूज़ करने के लिए मेरे पास अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे मूव हो जाते हैं, जो कि हमारा सेक्शन हीरो है। ठीक है, अच्छा, सेक्शन हीरो जो हमारा है इसको हमने यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और इसके ऊपर हमने बैकग्राउंड भी अप्लाई किया हुआ है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इमेज लगाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि जो मेरी इमेज है वो मेरी इमेजेस के फोल्डर के अंदर है और उसका नाम है वो है homebanner.jpeg। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे इमेज यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मेरी इमेज आ रही है, काफू का हमारा हेडर आ गया और काफू के हेडर के बाद हमने एक इमेज भी यहाँ पे अप्लाई करी जो मेरा बैकग्राउंड है। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें एक चीज़, तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर मैंने यहाँ पर URL मैंने डिफाइन किया है। ठीक है, अच्छा, अब URL तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है इमेज का, इस URL के अंदर मैंने यहाँ पे 2 डॉट्स लगाए हैं और मैंने एक स्लैश लगाया है। ये मैंने क्यों लगाया है इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप गौर करें, ठीक है, तो आपकी इमेजेस जो हैं वो है आपकी एसेट्स के फोल्डर के अंदर और इमेजेस की डायरेक्टरी के अंदर, और जो आपकी CSS है वो है आपकी CSS की डायरेक्टरी के अंदर और global.css के अंदर। ठीक है, ये आपकी CSS है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपको इमेजेस के फोल्डर के अंदर से आपको इमेज पिक करनी है। तो global.css के अंदर जब आप इमेज का पाथ जब आप डिफाइन करेंगे तो पहले आपको एक डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा, मतलब अभी आपके पास एसेट्स के अंदर जो इमेजेस हैं इसका एक्सेस नहीं है आपके पास, क्योंकि आप जो अपनी CSS लिख रहे हैं वो आप global.css के अंदर आप लिख रहे हैं। अच्छा, तो इसके इमेजेस के एक्सेस लेने के लिए पहले आपको एक डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा कि आप एसेट्स तक पहुंच जाएं। एक डायरेक्टरी पीछे जाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 डॉट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो 2 डॉट्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं, इससे मैंने क्या किया, मैं एक डायरेक्टरी पीछे गया हूँ। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर आपके पास एक और डायरेक्टरी है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपके पास एक और डायरेक्टरी है, लेट्स सपोज टेस्ट, और इस टेस्ट के अंदर अगर आपके पास CSS की डायरेक्टरी है फॉर सपोज। ठीक है, अच्छा, अब टेस्ट के अंदर अगर आपके पास CSS की डायरेक्टरी है तो अब इसका मतलब ये है कि अब आपको 2 डायरेक्टरी पीछे जाना है। तो अब 2 डायरेक्टरी पीछे जाने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दफ़ा आप यहाँ पर डबल डॉट लगाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप अपनी डायरेक्टरी के पीछे जाते हैं, फिर उसके बाद आप अपने उस डायरेक्टरी के फोल्डर को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका तरीका होता है डायरेक्टरी को एक्सेस करने का। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी डायरेक्टरीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे डबल डॉट लगाए हैं, फिर उसके बाद मैंने स्लैश लगाया। डबल डॉट के बाद स्लैश मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पर इमेजेस की डायरेक्टरी है। इमेजेस की डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास फाइल है homebanner.jpeg। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये JPEG आपके पास यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, समटाइम्स आप मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ पर समटाइम्स क्या होता है कि जब आप पिक्चर्स को आप डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पर जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट आपका डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर्मेट आपका होगा JPG विदाउट E। ठीक है, JPG अगर आपका फॉर्मेट है तो आपको यहाँ पर नेम मैच होना चाहिए। अगर JPG फॉर्मेट है तो आप यहाँ पर JPG ही लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपका JPG फॉर्मेट अगर आपका कैपिटल केस के अंदर है, मतलब JPG आपका कैपिटल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको उसका कैपिटल केस आपको मैच करना पड़ेगा। तो ये आपका बाज़ औक़ात आपकी इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आता कि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, तो फिर उसके अंदर आपकी इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं कि आप अपने नाम को प्रॉपरली एग्जैक्टली आप मैच करके आप यहाँ पर लिखें ताकि आप उसको प्रॉपरली आप यूज़ कर सकें। ओके, अच्छा, आई होप कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप राइट डाउन कर रहे होंगे, तो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो फिर आप आखिर में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा, सेक्शन हीरो मैंने यहाँ पर बनाया और इसके अंदर मैंने ये इमेज मैंने प्लेस कर दी है। ठीक है, अब इमेज जो मैंने प्लेस करी है यहाँ पर, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इस तरह से करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस नज़र आ रही हैं। मल्टीपल इमेजेस आपको क्यों नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो आपका इमेज का साइज़ है वो आपका छोटा साइज़ है। और आपने क्या किया है, अब आपका ब्राउज़र क्या करता है कि जब आप एक इमेज को प्लेस करते हैं तो आपकी जब इमेज वो ख़त्म होती है तो उसके बाद वो उस इमेज को वो दोबारा से रिपीट कर देता है। मतलब अभी मैंने इसको क्या किया, मैंने जूम आउट किया है। ठीक है, तो जूम आउट करने से क्या होगा, लेट सपोज आपका ये यूज़ केस आपका कब हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने जो अपना UI डिज़ाइन किया है, जो आपने अपनी HTML डिज़ाइन करी है वो आपने 1024 के हिसाब से डिज़ाइन की है। जो आपका स्क्रीन का साइज़ है वो आपने 1024 के हिसाब से आपने ये पिक्चर डिज़ाइन करी है। ओके, अच्छा, अब कोई अगर आपकी वेबसाइट को 1024 के बजाय अगर वो 2200 की स्क्रीन पे देखता है या फिर उससे भी वाइड स्क्रीन के ऊपर देखता है, तो उसके पास आपका जो लेआउट है वो आपका इस तरीके का कुछ आ रहा होगा कि वो आपकी पिक्चर्स आपकी रिपीट हो रही होगी।
ठीक है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि आपको यहाँ पर नो रिपीट आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। ओके, तो नो रिपीट से क्या होगा कि अब आपकी यहाँ पर पिक्चर आपकी रिपीट नहीं होगी, वो आपकी एक ही दफ़ा आपकी पिक्चर यहाँ पर प्लेस होगी। अच्छा, अब आपको ये स्पेस आपको फिल करना है, ठीक है, इसी पिक्चर के साथ आपको ये स्पेस फिल करना है। तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड साइज। ओके, अच्छा, बैकग्राउंड साइज के अंदर आप यहाँ पर दो वैल्यूज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 200 बाय 500 पिक्सल। तो अब आपको यहाँ पर जो पिक्चर नज़र आ रही है, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड साइज डिफाइन किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी पिक्चर स्ट्रेच हो गई, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से आप यहाँ पर दो वैल्यूज़ भी डिफाइन कर सकते हैं और आप यहाँ पर एक वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वैल्यू डिफाइन करता हूँ 100 पिक्सल की, तो ये आपकी एक वैल्यू आपकी अप्लाई करेगा और सेकंड वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से अभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एक तरीका इसका ये होता है कि आप यहाँ पर कवर लिख दें, ठीक है। कवर लिखने से क्या होगा कि जितनी भी आपकी विड्थ है उस पर्टिकुलर डिव की, उसके हिसाब से आपकी पिक्चर को पूरा कवर कर देगा, पूरा सेट कर देगा। अब ये मैटर नहीं करता कि आप जो है वो कितनी स्क्रीन के साइज़ के ऊपर आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब आप जिसको जितना भी जूम इन जूम आउट कर दें, वो पिक्चर अब आपकी कवर रहेगी उसके ऊपर, अब वो चीज़ आपकी मैटर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल चीज़ें सही नज़र आ रही है लेकिन दूसरे यूज़र्स के पास सही नहीं नज़र आ रही, तो इस तरह की चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं जो भी आपका यूज़र होता है उसके लिए। ओके, आगे चलते हैं। इसके अंदर काफ़ू के अंदर हमारे पास कुछ और भी चीज़ें हैं, उनको हम यहाँ पर उनको हम यहाँ पर बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर हेडिंग प्लेस करनी है और इसके अलावा हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन प्लेस करनी है और हमें यहाँ पर दो इस तरीके के हमें एक यहाँ पर सब हेडिंग है और एक यहाँ पर मेरे पास बटन है, ठीक है। हमें ये चार चीज़ें यहाँ पर प्लेस करनी है। अच्छा, इसको प्लेस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसी सेक्शन के अंदर मुझे जबकि ये चीज़ें चाहिए, तो इसी सेक्शन के अंदर इन चीज़ों को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक डिव बनाता हूँ जिसकी मैं क्लास देता हूँ कंटेनर में क्यों क्लास दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरा कंटेंट है अगर आप देखेंगे तो ये कंटेंट मेरा सेंट्रलाइज्ड कंटेंट है। हेडर की तरह नहीं है कि हेडर आपका बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर है, तो ये आपका सेंट्रलाइज्ड कंटेंट है। अगर आप इसको जूम इन जूम आउट करके देखें तो ये कंटेंट आपका मतलब फुल विड्थ कंटेंट नहीं है, ये सेंटर कंटेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है। इस कंटेनर के ऊपर मैं यहाँ पे एक विड्थ में डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। कंटेनर मैंने यहाँ पे एक क्लास मैंने डिफाइन करी, ठीक है। ये डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पर इसके विड्थ अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 1100 पिक्सल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने मेरा जो कंटेनर है इसके ऊपर मैं आपको दिखाने के लिए बॉर्डर भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, इसके ऊपर मैंने कोई चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, इस वजह से मुझे ये नहीं दिखा रहा है। अच्छा, अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो टॉप पर आपके ऊपर आपको ये कंटेनर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको कंटेनर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और इसकी आपको विड्थ भी नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो इसकी आपको विड्थ भी नज़र आ रही है कंटेनर की, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पर देखें बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है रेड कलर का, मैं इसका बॉर्डर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि ये क्लियरली आपको नज़र आए, ठीक है। तो ये आपको कंटेनर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसकी विड्थ मैंने सेट कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब ये कंटेनर आपको सेंटर में चाहिए। जैसे अगर आप इस वेबसाइट को देखें तो ये आपका कंटेनर है, ये आपके सेंटर कंटेनर है, ठीक है। तो ये आपको सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पर एक स्टाइल डिफाइन करूँगा, मार्जिन 0 एंड ऑटो, ठीक है। 0 का मतलब ये है कि आपको टॉप लेफ्ट कोई आपको मार्जिन नहीं चाहिए, लेफ्ट और राइट आपको ऑटो चाहिए। दैट मीन्स कि आपका जो लेफ्ट और राइट है वो आपको ऑटोमेटिकली ये सेंटर में प्लेस कर देगा, ओके। तो इस तरीके के आप अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका कंटेनर अब सेंटर में आ गया, ओके। अच्छा, अब ये आपका अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कंटेनर आपका इसके हेडर के ऊपर क्यों आ रहा है। हेडर के ऊपर ये इस वजह से आ रहा है कि अगर आपको याद हो तो हमने इसके ऊपर एक चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई करी थी सेक्शन हीरो के ऊपर, मार्जिन टॉप -80 पिक्सल। -80 पिक्सल हमने क्यों अप्लाई किया था, क्योंकि हमें हेडर के ऊपर मतलब हमें हेडर सेपरेट चाहिए और हमें कंटेनर जो है वो उसके बाद चाहिए और कंटेनर हमारा ऊपर हेडर से
के पहले से स्टार्ट होना चाहिए। इस वजह से हमने मार्जिन टॉप -80 पिक्सल हमने यहाँ पर डिफाइन किया था। अच्छा, मार्जिन क्या करता है, अगर आपको याद हो तो मार्जिन मैंने बताया था कि वो आपकी डिफ को मूव करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसने हम टॉप की तरफ आपकी डिफ को मूव करके -80 पिक्सल ऊपर कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे अंदर की तरफ अब स्पेस चाहिए। अंदर की तरफ स्पेस क्यों चाहिए, क्योंकि अब आपको ये चीज़, ये जो आपका कंटेंट है ये आपको हेडर से नीचे चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो सेक्शन हीरो है हमारे पास, इसके ऊपर हम एक क्लास अप्लाई करेंगे पैडिंग टॉप, फॉर एग्जांपल 80px, ठीक है। इसके ऊपर हमने ये क्लास अप्लाई करी पैडिंग टॉप 80px। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका मार्जिन अपनी जगह पर है, लेकिन अब जो आपका कंटेंट स्टार्ट हो रहा है वो आपका हेडर के बाद से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पैडिंग क्या करता है, पैडिंग आपका बाहर की तरफ से स्पेस क्रिएट कर पैडिंग आपका अंदर की तरफ स्पेस क्रिएट करता है, और मार्जिन आपका जो एलिमेंट है उसको मूव करता है या फिर उसका बाहर से स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये आपका पैडिंग और मार्जिन के अंदर डिफरेंस होता है, जिसको आप इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर मुझे कुछ कंटेंट है जो मुझे यहाँ पर चाहिए। वो कंटेंट आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप लिख के रख लीजिएगा अपने पास, फिर उसको मैं आपको बाद में उसका प्रॉपर्ली आपको तरीके से जवाब देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, H1 मैंने यहाँ पर एक बनाया, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर यहाँ पर मैंने इसके ऊपर हेडिंग डाल दी, और सेकंड हेडिंग है मेरी, इसको मैं यहाँ पर H2 बनाता हूँ। तो ये मैंने सेकंड हेडिंग मैंने यहाँ पर ऐड कर दी, और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर एक बटन की हेडिंग आ रही है, तो मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, और इसके ऊपर मैं डिफाइन कर देता हूँ बटन रैप, लेट सपोज, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, अब आपको यहाँ पर वही सेम बटन चाहिए जो आपने ऊपर अप्लाई किया है, ठीक है। यही वाला आपको सेम बटन वहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। ये सेम बटन मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि वो सेम बटन आपके पास यहाँ पर भी आ रहा है, और आपको यहाँ पर हेडिंग भी आपको नज़र आ रही है, और आपको यहाँ पर सब हेडिंग भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली नज़र आ रही हैं। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है मुझे कुछ स्टाइल्स मुझे अप्लाई करने पड़ेंगे। स्टाइल्स अब क्या अप्लाई करने हैं मुझे इसके ऊपर, सबसे पहले मैं इसको एक डिव के अंदर ले लेता हूँ जो मेरा कंटेंट है। डिव मेरी किस तरह की, क्यों मैंने ये इसको डिव के अंदर लिया, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको कि आप हर चीज़ को एक रैप आप बनाएं, और रैप बनाने के बाद आप उसके ऊपर आप अप्लाई करें। अच्छा, ये कोशिश करेंगे जो आपने एक बार ग्लोबल CSS आपने बना दी, जो ग्लोबल क्लासेस जो आपने बनाई हैं, ग्लोबल क्लासेस के ऊपर उसके स्टाइल्स को आप ओवरराइड नहीं करें। मतलब आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर एक और क्लास आप यहाँ पर डिफाइन कर दें, ठीक है। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती कि आप इसी स्टाइल को आप दोबारा से ओवरराइड कर दें। इससे बचने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक डिव मैंने यहाँ पर बनाई है, और इस डिव के ऊपर में मुझे यहाँ पर एक क्लास अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लगाता हूँ लेफ़्ट कॉलम, लेट सपोज, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपका एक लेफ़्ट कॉलम आपका है आपके कंटेनर का, मतलब ये आपका एक पूरा कंटेनर है, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर ये वाला जो आपका कंटेंट है, ये कंटेंट आपका लेफ़्ट साइड के ऊपर है। मतलब ये अगर आप देखें तो ये जो आपकी हेडिंग है, ये हेडिंग आपकी आगे तक नहीं जा रही, ये हेडिंग आपकी यहीं तक एंड हो गई है। ये जो सेक्शन है ये आपको यहीं तक एंड हो गया। अगर मैं आपको इसका सोर्स कोड भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको ये नज़र आएगा कि ये सेक्शन आपको यहीं पर एंड हो गया, और ये आपका कंटेनर है, ठीक है। तो ये आपका कंटेनर अलग से है जो कि पूरा बाहर तक जा रहा है, और ये आपका कंटेंट है जो कि यहाँ पर हमने प्लेस किया है। तो इसको यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने अपने कंटेनर के अंदर मैंने एक कंटेंट बनाया और उसको मैंने लेफ़्ट कॉलम का मैंने नाम दिया, ओके। अच्छा, जो लेफ़्ट कॉलम का मैंने नाम दिया है वो जाहिर है कि मुझे उसकी क्लासेस यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये स्पेस देके मैंने क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि ये सेक्शन हीरो के अंदर मेरा लेफ़्ट कॉलम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी दूसरे सेक्शन के अंदर अगर मैं लेफ़्ट कॉलम बनाता हूँ तो वो चीज़ उससे इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिफाइन किया कि जो सेक्शन हीरो के अंदर जो मेरा लेफ़्ट कॉलम है सिर्फ उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो, बाकी दूसरे किसी भी लेफ़्ट कॉलम के ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए ये स्टाइल, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये स्पेस देके मैंने ये सेक्शन हीरो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब मैं यहाँ पे इसको विड्थ दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 60%, ओके। अच्छा, 60% मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ दे दी, और अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे
तो आपका लेफ़्ट कॉलम की जो विड्थ है वो हमने यहाँ पर 60% यहाँ पर अप्लाई करी। अच्छा, मैं थोड़े से फ़ॉन्ट साइजेस वगैरह भी मैं यहाँ पर मैच कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो यहाँ पर 58 पिक्सल यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, तो यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर देता हूँ। लेट्स सपोज H1 के ऊपर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ में यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ 51 पिक्सल, 56 पिक्सल। ओके, ये H1 मैंने यहाँ पे लगाया है और इसके ऊपर मैंने साइज़ अप्लाई किया है 56 पिक्सल का। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि साइज़ आपको 56 पिक्सल का यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया, जो कि यहाँ पे अप्लाई हो गया। ओके, अब अगर आप यहाँ पर सेकंड हेडिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप सेकंड हेडिंग यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड हेडिंग आपकी सेकंड हेडिंग भी H1 के अंदर ही H2 के अंदर है बाय द वे। अच्छा, सेकंड हेडिंग जो हमारी है फ्यूल डिलीवरी एंड टाइम सेविंग व्हीकल सर्विस, इसके ऊपर जो फॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सल अप्लाई किया है। ओके, मैं भी यहाँ पर 20 पिक्सल ही फॉन्ट साइज़ अप्लाई कर देता हूँ। H2 और H2 के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ 24 पिक्सल। ये काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंस है साइज़ के अंदर, तो मैं इसको क्या करता हूँ H4 के अंदर मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ आपके कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि जो आपकी एक मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग का साइज़ फॉर एग्जांपल आपने 56 पिक्सल आपने डिफ़ाइन किया है, और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपकी H2 की हेडिंग H1 से छोटी होती है, फिर H3 की हेडिंग H2 से भी छोटी होती है, फिर H4 की हेडिंग H3 से भी छोटी होती है। तो इस तरीके से आपकी एक ऑर्डरिंग इसके अंदर चलती है। तो इसके अंदर यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करता हूँ 48, अपनी अजम्पशन से मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, 40, और यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ 32, और यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ 24, और यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ 18 फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर मैंने 8 पिक्सल का मैंने यहाँ पर गैप दिया है, और यहाँ पर मैंने 6 पिक्सल का मैंने यहाँ पर गैप दिया है। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने हेडिंग्स मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन करी हैं, हेडिंग के साइजेस मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किए हैं H1 H2, मतलब सारी हेडिंग के साइजेस मैंने डिफ़ाइन कर दिए। तो अब अगर मुझे यहाँ पर डिफरेंट साइज़ की हेडिंग चाहिए, तो उसके लिए बजाय इसके कि मैं यहाँ पर स्टाइल डिफरेंट अप्लाई करूँ, मैं यहाँ पर हेडिंग का टाइप में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपकी हेडिंग का साइज़ आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर यहाँ पर मुझे फॉर एग्जांपल वाइट कलर चाहिए इन सारे टेक्स्ट के ऊपर। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर वाइट कलर नज़र आ रहा है सारे टेक्स्ट के ऊपर। तो वाइट कलर के लिए मैं यहाँ पर एक क्लास अप्लाई करता हूँ वाइट। ओके, या फिर सिर्फ सिंपल इसको वाइट कर देते हैं। तो जो भी आपको वाइट कलर चाहिए उसके ऊपर आप सिंपल ये क्लास अप्लाई करें वाइट। ओके, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टाइल है, आपका जो स्टाइल है वो आपका वाइट कलर का आपका फॉन्ट हो जाएगा। ओके, मैं बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब आई थिंक बॉर्डर की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी वाइट कलर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो वाइट कलर आपका यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर आप अगर यहाँ पर नोटिस करें, अगर आप अपनी वेबसाइट पे नोटिस करें तो ये जो आपकी दो हेडिंग्स हैं, ये आपकी ये जो इन हेडिंग्स का जो फॉन्ट है वो आपका बोल्ड नहीं है, वो आपका रेगुलर फॉन्ट है। ये वैसे आपका ये लाइट फॉन्ट है, और इन्होंने जो फॉन्ट अब यूज़ किया हुआ है वो नॉर्मल सिस्टम फॉन्ट यूज़ नहीं किया हुआ। वो सिस्टम फॉन्ट हम बाद में यूज़ कर देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हमने जैसे अभी नॉर्मल जो सिस्टम फॉन्ट है वो हमने यूज़ किया है। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए मैंने सिस्टम फॉन्ट अभी लगाया है, लेकिन बाद में मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा कि आप कस्टम फॉन्ट कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हेडिंग का जो आपका फॉन्ट का वेट होता है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होता है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर हेडिंग के जो सारे फॉन्ट्स हैं वो आपको बोल्ड में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी हेडिंग के ऊपर अगर आपको लाइट अप्लाई करना है, आप चाह रहे हैं कि वो हेडिंग ही रहे लेकिन वो रेगुलर फॉन्ट वेट के साथ हो, तो आप यहाँ पर एक ग्लोबल क्लास क्रिएट कर दें, रेगुलर फॉन्ट वेट नॉर्मल। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर अभी हमने रेगुलरली क्लास यहाँ पर क्रिएट तो कर दी, लेकिन हमने किसी पे अप्लाई नहीं करी। तो मैं यहाँ पर अप्लाई भी कर देता हूँ जो भी मुझे फॉन्ट्स रेगुलर में चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आएंगे कि ये दोनों फॉन्ट्स आपको रेगुलर में अब आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने फॉन्ट्स को आप रेगुलरली आप यहाँ पर रेगुलर के साथ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा डाउनलोड नाउ के बटन के ऊपर।
अच्छा, यहाँ पे अभी इसकी साइजेस वगैरह भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं आप यहाँ पर नोटिस करें तो हमने H1 H2 वगैरह पे हमने कोई भी मार्जिन वगैरह नहीं अप्लाई किया, तो ये क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो मार्जिन होता है वो आपका मार्जिन ऑटोमेटिकली आपकी हेडिंग्स जो है वो आपकी अप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन हमने अभी तक कोई इसके ऊपर मार्जिन हमने अप्लाई नहीं किया, तो हम अभी इसके ऊपर मार्जिन हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसके अंदर ये करता हूँ कि यहीं पर मैं इसका मार्जिन को मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ ग्लोबली, ठीक है। ये मार्जिन मैंने डिफ़ाइन किया। मार्जिन के अंदर बॉटम में डिफ़ाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल 10px, सबका 10px मैंने डिफ़ाइन किया, ओके। H1 जो है इसका मैं बढ़ा देता हूँ, H2 का मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, 30-20, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्जिन मैंने अप्लाई किए। अब मुझे ये जो आपका सेक्शन आ रही है मुझे सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में लाने के लिए मुझे क्या करना है, सेंटर में लाने के लिए मेरे पास 2-3 तरीके हैं। अभी मैं सिंपल तरीका मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ये जो सेक्शन हीरो मेरे पास आ रहा है, सेक्शन हीरो जो मेरे पास आ रहा है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर पैडिंग टॉप में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ऑलरेडी 80 पिक्सल अप्लाई करी हुई है, मैं लेफ़्ट कॉलम पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इसको सिंपल रखने के लिए पैडिंग टॉप लेट सपोज 20% फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर भी आप VH आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 20 VH, ठीक है। तो VH भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब ये आप मल्टीपल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अच्छा अब इसके अलावा आपके पास यहाँ डाउनलोड नाउ का बटन है, इसकी मैंने विड्थ कोई सेट नहीं करी हुई, तो इस वजह से इसकी विड्थ जो है फुल आपको 100% पे आपको नज़र आ रही है, ओके। इसकी विड्थ मैं सेट कर देता हूँ डाउनलोड नाउ के बटन की, ओके। इसकी विड्थ मैंने सेट करी है डाउनलोड नाउ के बटन की, 240 पिक्सल, ओके। 230 कर देते हैं इसको, ओके। तो अब आपको यहाँ पे डाउनलोड नाउ का बटन जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हमारा ये फर्स्ट सेक्शन ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेक्शन हमने यहाँ पर अपने पास यहाँ पर बना लिया है, ओके। अच्छा, इसके अंदर ऑब्वियसली हमने कोई वीडियो वगैरह नहीं लगाई, तो इस वजह से आपको ये वीडियो नज़र नहीं आ रही। वीडियो जब हम लगाएंगे तो ऑब्वियसली इसकी वीडियो भी आपको यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके सेकंड सेक्शन की तरफ। अच्छा, अगर ज़्यादा हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर उसको वहीं पर मैं एंड कर दूँगा, ओके। ओके, ठीक है। अच्छा, आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। जी, अगर किसी के कोई क्वेश्चन हैं आप में से तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन, ये जो मेन सेक्शन जो आपने बनाया ना, हीरो सेक्शन, जी जी इससे रिलेटेड। जी बोलें। आपने इसको पैडिंग दी, ठीक है। ये फॉन्ट को जो बीच में आपने सेक्शन बनाया उसको पैडिंग दिया था सेंटर में लाने के लिए, जी जी ठीक है। ठीक है। अब जब हम अब ये जो डेस्कटॉप साइज है, अब जब हम इसको सेपरेट करेंगे, मतलब इसको अगर हम मोबाइल साइज में या लैपटॉप साइज में आएगा, तो ये पैडिंग जो अभी आप ये वही पैडिंग रहेगी या हम इसको कम करेंगे क्या? इसका तरीका पैडिंग नहीं होता है। मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि पैडिंग मैंने इसको सिंपल करने के लिए मैंने दी है। इसका तरीका पैडिंग नहीं होता है। इसका तरीका वही होता है कि आप इसके ऊपर फ्लेक्स आप अप्लाई करें और फिर उसके हिसाब से आप इसको मिडिल लाइन करें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको पैडिंग दी है, तो पैडिंग के बजाय आप यहाँ पर क्या करें कि लेफ़्ट कॉलम का अगर मैं यहाँ पर देखूँ लेफ़्ट कॉलम की अगर मैं बॉर्डर लगाऊँ यहाँ पे, तो आपको ये लेफ़्ट कॉलम का ये बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है, ओके। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं हाइट डिफ़ाइन करता हूँ फॉर लेट सपोज 90 VH,
ओके तो ये आपका फुल हाइट हो गई आपके ये फुल हाइट हो गई आपके लेफ्ट कॉलम की, लेट्स सपोज, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर पैडिंग टॉप हटा के आप यहाँ पर क्या करें, आप यहाँ पर फ्लेक्स आप अप्लाई कर दें, फ्लेक्स बॉक्स, ओके, अलाइन आइटम सेंटर। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने फ्लेक्स बॉक्स आपने अप्लाई किया और फ्लेक्स बॉक्स के बाद ये आपकी सारी चीज़ें आपकी एक दूसरे के बराबर में आ गई, ठीक है, क्योंकि अब आपकी यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स हमने इसके ऊपर हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर नहीं, हम यहाँ पर कंटेनर के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। कंटेनर पे हमने अप्लाई किया तो जाहिर है फिर हमें इसकी पैडिंग जो है वो हमें इसकी जो हाइट है वो हमें कंटेनर पे ही देनी पड़ेगी। तो कंटेनर बजाय से कि मैं डिफ़ॉल्ट कंटेनर की क्लास के ऊपर मैं हाइट दूं, मैं यहाँ पर एक क्लास में यहाँ पे बना लेता हूँ हीरो सेक्शन कंटेनर, लेट्स सपोज, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, बाकी इसको आप और भी मल्टीपल तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अब आपका ये बिल्कुल बगैर पैडिंग के अभी आपके यहाँ पर बिल्कुल मिडिल लाइन आ रहा है। अब ये मैटर नहीं करता कि अब आपका अगर इसका साइज़ अगर छोटा है या बड़ा है तो ये आपका रहेगा ये मिडिल लाइन ही, ठीक है। अगर आप ये देखें ये आपका मिडिल अलाइन ही रहेगा, ये आपका ऐसा नहीं होगा कि आपकी पैडिंग की वजह से आपका ये डिफरेंट हो रही है, इसकी जो साइजिंग है वो आपकी डिफरेंट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं, बट वो मैंने आपको सिंपलर करने के लिए मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। जी क्लियर है जी, ये तरीका सही है ना? जी ये तरीका ज़्यादा सही है, मतलब वो आपको थोड़ा सा आइडिया है बट दूसरे स्टूडेंट्स को इतना आइडिया नहीं है तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी फील करते हैं, इस वजह से मैंने ये चीज़ आपको नहीं बताई थी। जी और कुछ? चलो ठीक है, तो फिर आज के सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये उस्मान साहब ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं इसका आंसर कर देता हूँ, आई एम सॉरी। जी हाँ ये मैं भेज देता हूँ HTML को। अच्छा फ्लेक्स बॉक्स आपका क्या होता है, ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल के अंदर UI UX के सेशन के अंदर मैंने बताया। फ्लेक्स बॉक्स आपका लास्ट सेशन के अंदर भी मैंने बताया, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। फ्लेक्स बॉक्स एक्चुअली आपका क्या होता है कि जब आप कोई लेआउट जब आपका क्रिएट करते हैं तो फ्लेक्स बॉक्स आपका अलाइनमेंट के आपके बहुत ज़्यादा काम में आता है। ये आप जहन में रखें कि फ्लेक्स बॉक्स से आप अलाइनमेंट आपकी बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव के लिए, नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए, तो उसके आपके अलाइनमेंट्स के लिए आप फ्लेक्स बॉक्स को मैनेज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे लगा के दिखाई है, तो अब इसके अंदर आपका अलाइनमेंट जो मैंने इसके अंदर मैनेज करी है वो आपकी बहुत आसान तरीके से हमारी मैनेज हो गई। लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्लेक्स बॉक्स से नहीं हम अप्लाई करते तो फिर जैसे मैंने पैडिंग अप्लाई करी थी तो इसी तरीके से पैडिंग फिर आपको मोबाइल लेआउट के लिए आपको पैडिंग डिफरेंट अप्लाई करनी पड़ती है बेस्ड ऑन स्क्रीन साइजेस, ठीक है। तो वो उस तरीके से फिर आपको अलग अलग चीज़ें आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स के बाद क्या हुआ है कि अब आपको अलग अलग चीज़ें आपको मोबाइल लेआउट के लिए अप्लाई नहीं करनी पड़ती। अब उसके लिए ये कि आप एक ही तरह से आप उसको क्रिएट करके अपने स्ट्रक्चर को वो आपका मोबाइल लेआउट के लिए भी सेम आपकी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। तो ये आपका फ्लेक्स बॉक्स एक्चुअली आपकी प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होती है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।